हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग निराला द विजन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं छठी क्लास का जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छठी क्लास में जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो अदर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, सुपर टेट देने जाते हैं, चाहे एनबीएस देने जाते हैं, चाहे बिहार एसएससी देने जाते हैं, चाहे पीसीएस देने जाते हैं, तो ये जो ज्योग्राफी के सवाल है, एक ऐसे सवाल है, ऐसे कॉमन सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं ये सवाल। और ये छठी क्लास के एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो भी आएगा, क्रम बाई क्रम आएगा। क्वेश्चन को छाट के सारे वीडियो ला दें। अगर आप एक छठी क्लास के एनसीईआरटी से अगर आप 30 से 40 सवाल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एनसीईआरटी से जो भी सवाल आएगा सारा परीक्षा में मार लीजिएगा आप आराम से। और सीटेट में तो सारा एनसीईआरटी ही आता है, ठीक है जी। तो इसीलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के फैक्ट्स को देखने का प्रयास करेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है नहीं है। सवाल यह है, पहला सवाल ये पूछ रहा है कि कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल परीक्षा में पूछता है कि रेगिस्तानी इलाकों में जो कंटीली झाड़ियाँ वाली जो वनस्पति होती हैं, इनकी पत्तियाँ नहीं होती है बल्कि कांटे होते हैं। तो पूछेगा परीक्षा में कि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो किस रूप में होती हैं, तो कांटे के रूप में होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रेगिस्तानी इलाकों में, कंटीली झाड़ी वाले इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है, और जिसके कारण क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन की गहराई तक चली जाती है, और इतनी गहराई तक पहुंच जाती है, वो इतनी गहराई तक पहुंच जाएगी, इतनी गहराई तक पहुंच जाएगी कि और वो पानी की तलाश में रहती है। जब तक तो पानी तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक उसकी जड़ें चली जाती हैं। और चूँकि रेगिस्तानी इलाकों में पानी बहुत गहरे भूमि तक रहता है, इसीलिए उसकी जड़ें जो है गहरे स्तर पर तक चली जाती हैं। अब परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऊपर का जो पत्ते होते हैं, उसके तने होते हैं, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए उसके पत्ते जो है आपको कांटे के रूप में मिलते हैं, ताकि कम से कम पानी का उत्सर्जन करना पड़ सके, कांटे के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला लाइन जो है सही है आपका, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बहुत पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में विभिन्नताएं पाई जाती है। सही बात है। आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो ऊंचाई के अनुसार जो है अलग अलग वनस्पति मिलेंगे। चीड़ है, देवदार है, महोगनी है, सालवान है, सब अलग अलग पेड़ मिलेंगे। ये जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी और ऊंचाई की भिन्नता बढ़ती जाएगी, ऊंचाई का क्रम बदल जाएगा, वैसे वैसे उसमें क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे का क्रम भी बदल जाएगा। ठीक है जी, ये भी सही है आपका। ठीक है, ये होगा पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है जी, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तारीय देशांतर क्या है। अब देखिए देशांतर होता क्या, देखिए ये होता है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा हम लोग खींचते हैं, मिलाते हैं, इसको देशांतर बोलते हैं। ये ऐसे होता है। इसी को देशांतर बोलते हैं। और ये जो मैंने खींचा बीच वाला लाइन जो है, ये हो गया ग्रीनविच हो गया। क्या हो गया? ग्रीनविच हो गया, जो 0 डिग्री देशांतर होता है। इसको हिंदी बोलते हैं यामोत्तर रेखा बोलते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यामोत्तर रेखा 0 डिग्री। ठीक है जी। और पूरा जो वृत्त होता है वो 180 डिग्री का होता है।
सॉरी 360 डिग्री का होता है, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री। एक पर सवाल है, देखेंगे आपको, 360 डिग्री का होता है। अब आइए भारत में आइए, ठीक है जी। कह रहा पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। बताइए ऐसे है, देशांतरीय ही ना होता है, ये देखिए। सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात है, सॉरी, सबसे पश्चिम में गुजरात है, सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की देशांतर रेखा कितनी है, ये बताइए। और ये सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतर रेखा की जो लंबाई है वो बताइए, विस्तार है वो बताइए, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री, ये वाला याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसका समय निकालिएगा तो 1 घंटा 45 मिनट निकलता है टाइम इसका। अगर इसमें से घटा दीजिएगा तो बता, अभी आगे बताएंगे कैसे घटाया जाता है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि ये बताइए भारत का जो पश्चिमी जो विस्तार है, भारत का जो पश्चिमी सीमा है, उसका सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा बताइए। भारत का पश्चिमी देशांतर रेखा बताइए, तो 68 डिग्री 7 हो जाएगा। सबसे पूर्वी देशांतर रेखा बताइए, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब होगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब बता देगा दोनों का अंतर बताइए, तो घटा के बता दीजिएगा। ये 97 में से 68 घटा दीजिए, इतना घटा के बता दीजिए इतना डिग्री है जी। और कहेगा समय बताइए, तो समय निकालने का अगला वाला सवाल आएगा, समय निकालने का तरीका सिखाएंगे कैसे निकलेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ अगर आपसे ये पूछे कि भारत का मानक देशांतर रेखा बताइए, मतलब ऐसी रेखा जो भारत के मतलब समय रेखा को बताता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर गुजरात में है और कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में है, अगर यहाँ 5 बजेगा तो और 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, या 5 बजेगा तो वहाँ निश्चित रूप से क्या बजेगा, 6:45 बज जाएगा, 6:45 हो जाएगा। यहाँ 5 बज रहा है, तो दोनों के क्या होगा, दोनों के ऑफिस टाइम में अंतर हो जाएगा, समझे। और भारत सरकार को काम करने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने पूरे भारत के लिए एक टाइम निर्धारित करने के लिए एक मानक समय बनाया, भारत मानक समय, जिसको बोला जाता है, उसका क्या है, 82.5 डिग्री पूरब है। क्या है, 82.5 डिग्री पूरब है। क्या है, 82.5 डिग्री पूरब है, ठीक है। और ये कहाँ से था, इलाहाबाद के नैनी से निकलता है, इलाहाबाद के नैनी से, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इलाहाबाद के नैनी से निकलता है, इलाहाबाद के नैनी से निकलता है। तो बहुत सारा सवाल बता दिया आपको ये कि भारत का मानक रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूरब है, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कहाँ से निकलता है, इलाहाबाद के नैनी से निकलता है। और पूरब में पश्चिम में कितना है, पूरब में कितना है, दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है, देशांतर रेखा कितना है, देशांतर क्या है, ये भी समझा दिया, आगे भी बताएंगे, ठीक है जी। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के बीच में हुआ। अब देखिए अक्षांश क्या है, ये देखिए अक्षांश क्या है, ठीक है, ये है अक्षांश। ये 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ मतलब दक्षिण, मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है जी। तो पूछ रहा है कि भारत की मुख्य विस्तृति बताइए। जैसे भारत है और भारत का जो अक्षांश विस्तार कितना है, तो पहला वाला आंसर सही, याद रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से लेकर, ये देखिए सबसे नीचे है ना भारत का, ये यहाँ 8 डिग्री 4 है से लेकर, और सबसे लास्ट में चल जाइएगा ये, तो आपको 37 डिग्री 6 मिनट मिलेगा उत्तर। ये पहला वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछता है, ये ध्यान रखना चीज़ को, ठीक है जी। पहला वाला सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एशिया और यूरोप को अलग करने वाले स्थलीय संरचना बताइए क्या है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपको एशिया महाद्वीप हो गया और इसको यूरोप हो गया, तो अलग कौन करता है? तो यूराल पर्वत और यूराल नदी, एक पर्वत है यूराल पर्वत, ठीक है, और यूराल नदी है, दोनों को अलग करता है। एक और दो दोनों सही है। यहीं पर एक पर्वत है, ठीक है जी, एशिया महाद्वीप है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर एती है यूरोप है, दोनों के बाद यूराल पर्वत है और उसी यूराल पर्वत से निकलता है यूराल नदी निकलता है, ठीक है जी, ये ठीक है जी, एक और दो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में है। सबसे मेरियाना गर्त है, सबसे गहरा जो गर्त है उसको बोलते हैं मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त 11,000 मीटर के करीब में है ये, 11,000 1100 लगभग है ये, ठीक है जी, 11,000 मीटर है इसमें, क्या है 11,000 मीटर है, ध्यान रखना। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर, ठीक है जी। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? अब देखिए, तो ऋतु में परिवर्तन का कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ये इस पर क्या करता है ये, जैसे ये सूर्य है और क्या करती है, पृथ्वी इसकी चक्कर लगाती है, क्या लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो परिक्रमा किया जाता है उसके कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। मौसम, ऋतु में परिवर्तन बने गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, बरसात का मौसम, इससे आता है, इसके कारण होता है। और पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन करना, इससे होता है दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, रोटेट करती है, उससे दिन और रात होता है। और पृथ्वी जो है सूर्य का जो परिक्रमण करती है उससे क्या होता है, आपको मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला सही है। प्रदीप वृत्त क्या है? जी, अब यदि ग्लोब होता है ना, ग्लोब, ग्लोब में एक ऐसा वृत्त होता है जो, ये होगा सी आंसर। प्रदीप वृत्त का मतलब होता है ऐसा वृत्त जो दिन और रात को विभाजित कर देता है। ये दिन और रात को बराबर बराबर भागों में विभाजित, ये सीटेट में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिए इस चीज को, आया हुआ सवाल है। अगला, नीचे दिए कथनों विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। देखिए जैसे अक्षांश है, मैंने बताया था, विश्वत वृत्त ये हो गया ऐसा वृत्त जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। 0 डिग्री को विश्वत वृत्त कहा जाता है, 0 डिग्री को विश्वत वृत्त कहा जाता है। दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब कह रहा विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक, तो विश्वत वृत्त से ध्रुव, ध्रुव मैंने यहाँ हो गया नॉर्थ हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक ये हो गया, समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उससे अक्षांश कहते हैं, ये सही है अक्षांश। अक्षांश क्या है? वही पश्चिम से पूरब की ओर खींचा हुआ रेखा, ये इसके विश्वत वृत्त से जितना भी समानांतर रेखा खींचा गया उसको अक्षांश कहते हैं। तो पहला वाला लाइन सही है, मैंने बता भी दिया, ये अक्षांश का यही चित्र है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए समानांतर खींचा जा रहा है, और समानांतर खींचा जा रहा है तो ये क्या है, ये सब समानांतर रेखा है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, ये गलत है। मैंने ये करा है क्या कि जो ग्लोब पर ग्लोब पर जो जितनी भी रेखाएं खींची गई सब बराबर होता है, नहीं होता है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है विश्वत रेखा होता है। अगर परीक्षा में ये पूछे कि सबसे बड़ा अक्षांश रेखा क्या है, तो विश्वत रेखा सबसे बड़ी यही होती है। उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी हो जाती है। यहाँ कोई भी अक्षांश रेखा एक समान नहीं होता है, छोटा बड़ा सब होता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होती है, जैसे एक अक्षांश दूसरे, तो 111 मीटर होती है। कितना होती है? 111 मीटर, ठीक है जी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है जी, तो पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है जी। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस प्रकार होते हैं? जैसे मैंने कहा सूर्य है ये,
और पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये रास्ता कैसा, दीर्घवृत्ताकार है, ये देखिएगा ऐसे रास्ता है, ठीक है, ऐसे रास्ता है दीर्घवृत्ताकार। ये बहुत छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, देखिए ना, तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। आप देखेंगे ये सूर्य है, ये चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो ऐसे है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रह होंगे यहाँ पर, मंगल इसके बीच में से चलता रहता, छोटा 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 ग्रह होता है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति ऐसे, ठीक है जी। नीचे दिए कथनों को कारणों पर विचार किया। अब कथन कारण का है, ये कथन कारण में क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल पढ़ते हैं कि सही है कि नहीं, पहले पता लगाते हैं सही है कि नहीं। पहला, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, सही है। भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है जी, क्योंकि भारत में जो भी वर्षा होती है, ठीक है, जो है उसने आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, एक लौटता हुआ मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है और एक उत्तर पूर्वी मानसून होता है, ठीक है जी। ये तो सही है, मानसूनी वर्षा से होता है। कारण क्यों होता है ऐसा, तो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी प्रवण से होती है, ये भी लाइन सही है। और अब कह रहा है क्या, ये जो कथन दिया उसका कारण सही है कि नहीं है। मानसूनी जलवायु क्यों है, क्योंकि भारत जो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पड़ता है, ये बात सही है। भारत जो है ना, देखेंगे जब गर्मी का मौसम आता है, ठीक है, तो भारत जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। तो भारत तो पड़ता है उसमें, और यहाँ चूंकि गर्मी पड़ती है तो इससे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, तो हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से हवाएं चलती है और दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती है, और चलने के बाद क्या होता है, यहाँ पर बारिश कराती है दक्षिण पश्चिम। और फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको उत्तर पूर्वी पड़ में चलती है, उत्तर पूरब चलती है, ठीक है। अभी जैसे ठंडा का समय है तो उत्तर पूर्वी मानसून चल रहा है, अभी बारिश होने वाली है, ठीक है। तो पहला वाला कथन सही है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे सकता है इंटरव्यू से। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान क्या है, तो कच्छ है, जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में है, गुजरात में पड़ता है ये कच्छ कारण गुजरात, वहीं में जंगली गधे, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। सुंदरवन तो बनते जानते हैं कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गिर वन कहाँ पड़ता है, गुजरात में, भी गुजरात में पड़ता है, ठीक है जी। गिर वन गुजरात, जहाँ शेर पाया जाता है बहुत सारा। सुंदरवन बहुत बड़ा डेल्टा का मैदान है, सुंदरवन का डेल्टा का मैदान, ठीक है। कच्छ कारण गुजरात में, ठीक है। भारत के किस भाग में लौटता हुआ मानसून, अभी सवाल पढ़ाया था आपको, जैसे भारत है ये, तो लौटता हुआ मानसून, ठीक है, लौटता हुआ मानसून जब आता है बारिश कराता है ना, तो कह रहे किस भाग में होता है, तो ये भारत का जो पूर्वी तटीय इलाका है ना, पूर्वी तट है। पूर्वी तट में कौन है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, ठीक है जी, और क्या आंध्रा है, ठीक है, और आपको तमिलनाडु है, ठीक है जी। इसे हम कोरोमंडल तट भी बोलते हैं, पूर्वी तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट भी बोलते हैं इसको, कोरोमंडल तट। तो लौटता हुआ मानसून से बारिश कहाँ होता है, पूर्वी तट में होता है, ये पूर्वी तट है ना, यह बारिश अभी होने वाला है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी चेतावनी आया हुआ है कि पूर्वी तट में भयंकर बारिश हो सकती है। तो ये हम लौटता हुआ मानसून से होता है हमेशा बारिश यहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिए, असम है, नहीं, गलत हो जाएगा। केरल और कर्नाटक, देखिए केरल और कर्नाटक क्या इधर है, पश्चिमी हिस्सा में, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बंगाल और उड़ीसा, अब देखिए, और तमिलनाडु, तो बंगाल उड़ीसा में तो होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है इसका प्रभाव। देखिए बंगाल उड़ीसा तो है पूर्वी इलाका में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका तमिलनाडु में होता है, ध्यान रखिए, याद रखिएगा। लौटता हुआ मानसून का प्रभाव जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है वो तमिलनाडु में होता है। उड़ीसा और बंगाल में कभी कभी आता है, लेकिन जो बारिश होता है तमिलनाडु और आंध्रा में होता है, दोनों, याद, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्रा, याद रखिएगा। या तो लिखा रहेगा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के पूर्वी तट के इलाकों को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, ओके।
और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो आता ही आता है, केंद्रीय विद्यालय में, चाहे आपको अदर एग्जाम में जो भी है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लौटता हुआ मानसून क्या है, तो लिखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून है। दूसरा सवाल, यह कहाँ बारिश कराती है, तो कोरोमंडल तट, पूर्वी तट, और खासकर तमिलनाडु और आंध्रा में कराता है। अगर ऑप्शन में सब देगा तो सब मार दीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ जगह जैसे दिया बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर 100%। ठीक है जी। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? देखिए भारत में क्या है, द्वीप दो तरह का है। यहाँ पर देखिए, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, और एक अरब सागर में है, इसे लक्षद्वीप बोलते हैं। तो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है ना, वो हुआ है आपको प्रवाल द्वीप से हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे जो प्रवाल जो रहती है, मतलब जीव जंतुएं होती हैं, ठीक है, और उसी से जो है मतलब हजारों वर्षों में जाकर ये निर्माण हुआ प्रवाल द्वीप। ये लक्षद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप को याद। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजर कर? देखिए भारत, जैसे भारत हो गया, ठीक है जी, भारत हो गया। अब भारत से कौन सी कर्क रेखा है? कर्क रेखा गुजरती है, इसको 23.5 डिग्री कहते हैं हम लोग ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है वो जान लीजिए। एक तो दिया है त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम सही है। एक है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। एक बार झारखंड हो गया, ठीक है। एक हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आपको गुजरात हो गया, और राजस्थान हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है जी, मिजोरम, त्रिपुरा, 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें गुजरा गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, पूर्व में से सभी सही है। 2 राज्य और हो जाएंगे आपको, पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड, 2 याद और कर लीजिएगा। 4 ये होगा, 4 नहीं 4 होगा ना, और आपको हो जाएगा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। अच्छा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल, और आपको झारखंड। तो याद रखिएगा, याद हो गया सबको? लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, जब लीजिए 8 राज्य का नाम याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वत है, यह वलित पर्वत ही है, अरावली पर्वत सबसे पुरानी वलित पर्वत यही है। ठीक है जी। हिमालय भी आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखना। हिमालय भी क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। लेकिन सबसे पुरानी पूछ रहा है तो अरावली है। अभी हिमालय जो वलित पर्वत है अभी यंग है, युवा है अभी। ठीक है। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? देखिए, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया आपका यूरोप, और ये हो गया अफ्रीका। बीच में जो है अटलांटिक महासागर, देखिए है ना, अटलांटिक महासागर ये है। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि इसका जो महासागर का जो तटीय इलाका वो दंतुरित है। दंतुरित माने कटा हुआ है, क्या है? दंतुरित है। पूछ सकता है कि अटलांटिक महासागर का जो है सबसे व्यस्त महासागर, क्योंकि उसका जो तट है वो दंतुरित है। दंतुरित माने कटा हुआ है, जैसे होता है ना, जैसे ये सागर है तो ये कटा हुआ है ऐसे, तो अंदर तक जा सकता है जहाज, ये से होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। अरे कौन सा महाद्वीप जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और ये है? तो ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है जी। इससे कर्क रेखा भी गुजरता है, इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। ये इसका तीनों सही है। जो हम स्थानीय स्तर पर जो हम मैप बनाते हैं, स्थानीय स्तर पर जो मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं,
उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। जैसे सड़क का मानचित्र, स्थानीय स्तर पर सड़क कैसे बनाना, वर्षा मानचित्र, वर्षा के बारे में, वन उद्योग का मानचित्र, ये थीमेटिक मानचित्र ये होता है। स्थानीय स्तर पर जो लोकल स्तर पर जो मैप बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सही है, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य को एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। ये तो सिंपल सवाल है। ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर रोटेट करती है, तो उससे क्या होता है, दिन और रात होता है, डे और नाइट होता है इसी के कारण। लेकिन पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ऋतुओं में परिवर्तन होती है। सवाल पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे सवाल। यदि कोई ग्रीनविच पर 20 डिग्री पूरब में स्थित है तो ग्रीनविच और स्थान के बीच कितना, अब देखिए मैंने सवाल बताया था, इसको समझ लेना है, और समझ लेना है तो ये सवाल अपने आप बन जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये हुआ आपका, 2 मिनट की, ये हो गया आपका ग्लोब, ठीक है, मान लेते हैं ग्लोब है, और इसको बीचों बीच भाग दिया गया ग्रीनविच, ये 0 डिग्री है जो लंदन से गुजरता है, ठीक है जी। अब है कि बनाया कैसे जाए, कैसे समय निकाला जाए। देखिए आपको जैसा पता है कि जो पूरा जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है जी। और जो पृथ्वी जो है मतलब पूरा एक बार घूर्णन करती है तो कितना है, 24 घंटे में पूरा करती है। यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा करती है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक बार क्या करती है, एक बार अपना घूर्णन पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, घूर्णन चक्कर पूरा कर लेती है। यानी पृथ्वी अगर एक बार ऐसे घूमेगी, ऐसे एक बार घूम लेगी, यानी 360 डिग्री पूरा कर लिया, और 360 डिग्री पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 घंटा समय लेती है, ठीक है जी, क्लियर। यानी 24 घंटे में वो 360 डिग्री पूरा कर देते। एक घंटे में कितना हो जाएगा, 360/24, अगर भाग दे दीजिएगा तो 15 डिग्री आएगा। यानी समझ गए, 1 घंटा में 15 डिग्री पूरा कर रही है, 1 घंटा में 15 डिग्री। और अब देखिएगा कि 15 डिग्री बराबर कितना है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। इस पर भी सवाल बन जाएगा, इस पर भी सवाल बन जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 15 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 60/15 भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि 1 डिग्री को पूरा करने में कितना लग रहा है, 4 मिनट पर लग रहा है। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60/15, और 60/15 होगा, भाग दे दीजिएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट समय लग रहा है, 1 डिग्री को पूरा करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। क्या है, 4 मिनट का समय लग रहा है, 1 डिग्री को पूरा करने में 4 मिनट का समय। अभी मैंने 60/15 भाग दे दिए, तो 15 चौका 60, ठीक है। तो 1 डिग्री को पूरा करने में 4, इससे सवाल बना लीजिए। अभी मैंने बताया था कि 1 घंटा बराबर 15 मिनट, इससे बना लीजिए आप सवाल। अब सवाल ये पूछ रहा है, सवाल पर आते हैं हम लोग। सवाल ये पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है। कितना स्थित है, 20 डिग्री पूरब में स्थित है। अब आते हैं सवाल पर। अब कोई व्यक्ति 20 डिग्री पूरब में स्थित है, तो मैंने अभी बताया था जैसे कि ये है और ये ग्रीनविच है, और इसके पूरब में इधर हो जाएगा, पश्चिम में इधर हो जाएगा। अब इसके पूरब में 20 डिग्री पर खड़ा है, तो बता रहा है कि ये बताइए कितना समय लगेगा। वो ग्रीनविच से अगर 20 डिग्री पर पूरब में जाएगा, 20 डिग्री पूरब में जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो 1 डिग्री पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। तो 20 डिग्री पूरा करने में कितना लगेगा, 20 चौका 4, 80 मिनट। देखिए सवाल वही होगा, आंसर होगा, है ना, 80 मिनट। 80 मिनट यानी 80 मिनट का मतलब कितना हो गया, 80 मिनट में
1 घंटा 20 मिनट हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अस्सी मिनट बराबर क्या हुआ, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ये और 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको ये जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में आता भी है, समझे। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना चीज को। तो ये है, समझना है, मतलब फिर से क्लियर कर दे। देखिए, जो पृथ्वी जो है एक बार चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है, तो 24 घंटे में पूरा करती है। कितने में? 24 घंटे में पूरा करती है। और कितना डिग्री पूरा करती है? 360। 24 से 360 में भाग दीजिएगा, यानी 1 घंटा बराबर 360/24, तब 15 डिग्री, 15 अति भले 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, सॉरी मिनट लिखा गया, 15 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब ऐसे लिख सकते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री में कितना मिनट, तो हमने लिख दिया कि भाई 1 डिग्री बराबर 60/15, तो कितना हो गया? 1। यानी या तो दोनों से बना सकते, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री बना लीजिए, चाहे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। हमसे पूछा कि बताइए कोई व्यक्ति 20 डिग्री पर खड़ा है तो कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 20 डिग्री और कितना, तो 20 चौका 80, और 80 में क्या है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया सवाल। ये तो है, बहुत अच्छा सवाल दिया है, इसको बार बार देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा फिर बोलिएगा आप लोग। अगला सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमदेशी विपरीत दिशा में होता है? ठीक है, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा शुक्र और यूरेनस। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा, शुक्र और यूरेनस। ठीक है जी, अगला सवाल, नीचे दिए ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह है? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह का मतलब यह है, देखिए सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, एक है आंतरिक, आंतरिक का मतलब सूर्य के नज़दीक है, बाह्य का मतलब है जो आपको जो है सूर्य से दूर है। आंतरिक ग्रह की परिभाषा ये चट्टानों से बने होते हैं, और बाह्य ग्रह की परिभाषा ये गैसों से बने होते हैं। परीक्षा में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक ग्रह में ये आ जाते हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये चारों आते हैं, आंसर है, ये चारों सही है इसका। और बाह्य ग्रह में क्या आ जाते हैं, बाकी जो बचा होगा लिख दीजिए, बाकी क्या बचा है आपको, शनि बचा है, ठीक है, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, सॉरी इसमें तो गड़बड़ कर दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसमें गड़बड़ कर दिया, देखिए गड़बड़ कर दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह में क्या हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है ना, ध्यान रखना है चीज को। तो हो जाएगा 1 2 3, क्या है 1 2, 20, दूसरा सही होगा, ध्यान रखना है, गलत है, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, बुध, शुक्र, आंतरिक ग्रह में क्या होगा, बुध, शुक्र, समझे, मंगल और पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है जी, और बाह्य ग्रह में क्या होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून होगा, वो बाह्य ग्रह में होगा। ठीक से लिख लीजिए, आंतरिक ग्रह में बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, और बाह्य ग्रह में बृहस्पति होगा, शनि होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून होगा, बाह्य ग्रह में। इसका आंसर होगा दूसरा, गलती से होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, ध्यान रखना है चीज को। चलिए, हो गया क्लियर? तो चलिए ठीक है, और इस तरह से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, और ये सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में जो सवाल आते हैं ज्योग्राफी के बहुत सिंपल आते हैं, वो ध्यान रखना है, और केंद्रीय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अदर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे एक सवाल इधर से उधर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, अगले वीडियो के लिए बताइएगा जो भी आपको वीडियो बनाना है। ठीक है, यह जो भी बताया जाएगा आपको ऑथेंटिक बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।